आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं अरुण सिंगला मानसा पंजाब से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूँ आदर अदाब अभिनंदन आभार, कुछ ऐसा ही केबीसी को स्टार्ट करने के वक्त बच्चन साहब बोलते हैं। अगर आप ये अच्छे तरीके से और लाइव एक्सपीरियंस करना चाहते हैं सदी के महानायक के सामने बैठ करके, तो आप मेरे को लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं ये स्ट्रैटेजी लगातार आप लोगों के तक लेके आता जा रहा हूँ कि जो आपको बच्चन साहब के सामने बिठा दे। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने लगभग 1-1.5 महीना पहले ये चैनल शुरू किया था, जिसमें मैंने गाइडेंस वीडियो शुरू किए थे, कैसे क्वेश्चन आएंगे जीके में से वो शुरू किए थे। और मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं लगभग 250 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सक्सेसफुली फॉर्म जैसे मैंने बताया था वैसे भर दिया, और उन्होंने पीए भी बड़े अच्छे तरीके से दिया है और जीके टेस्ट भी उनका सभी क्लियर हो गया। अब आशा करता हूं कि उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हॉट सीट तक आएंगे। जैसे ही हमें गुड न्यूज़ मिलेगी हम आप तक लेके आएंगे। लेकिन दोस्तों, अब भी बहुत से लोग ऐसे रह गए हैं कि जो लोग या तो जीके में फ़ेल हो गए या जिनका अभी क्या है ऑडिशन का कॉल उन्हें नहीं आया, या वो किसी वजह से ऑडिशन नहीं देने जा पाए। अब उनका सपना कैसे पूरा हो सकता है, आज एक तो हम इस वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे कि आगे ऑडिशन होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो कब होंगे, और प्ले लॉन्ग का क्या प्रोसेस रहता है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ जो मैंने माइथोलॉजी की सीरीज़ शुरू की है, 2 पार्ट उसके आ चुके हैं। उसके जो सेकेंड पार्ट में मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन डाले थे, उसका आंसर डिस्कशन भी इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आप लोगों को मैं पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी बाकी वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन जीके से संबंधित या तो फिर माइथोलॉजी के संबंधित जो भी वीडियोस हैं वो नहीं देख रहे हैं। कहने का मतलब उस पर उतने व्यूज़ या उतने लोग नहीं इंटरेस्टेड हैं जितना बाकी वीडियोस में। दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जीके के बिना आपका हॉट सीट तक जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि आपका अगर सिलेक्शन हो तो आप सिलेक्शन होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी बड़ी अमाउंट जीत के आएँ, ताकि आपको भी लगे कि मैं वहां पे कुछ गया। देखिए, सदी के महानायक से मिलना, बातें करना अच्छा तो लगता ही है। बहुत से लोग कहते हैं हमें वही मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप वहाँ जाओगे, इसके साथ साथ आपको मनी भी मिलती है, तो और भी सोने पर सुहागा हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ जीके पे ध्यान नहीं दे रहे, माइथोलॉजी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका क्या होगा असर अल्टीमेटली हॉट सीट तक जब वो जाएंगे उन्हें तब पता चलेगा कि मेरी बातें सही थी। क्योंकि ये चीज़ मैंने भी कहीं ना कहीं फेस की है। मैंने 12.5 लाख रुपए तो जीत लिए थे, लेकिन हो सकता है मैं इसके ऊपर भी चला जाता, क्योंकि मेरी जीके की तब उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी। क्योंकि आप लोगों की तरह मैं भी जॉब करता था, जितना टाइम मिलता था उतना टाइम पढ़ लेता था। एम मोमेंट पर आके लगा कि मेरी कोई तैयारी नहीं है, फिर मैं 10 घंटे पढ़ा, 12 घंटे पढ़ा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी से कमांड बना लोगे, अगर आपको कॉल आती है तो आप अच्छी अमाउंट जीत के आ सकते हो। नंबर 2, अगर आपको प्ले लॉन्ग के द्वारा मौका मिलता है, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या पूरा हिसाब किताब होता है, तो आपको आपकी जीके स्ट्रांग होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूट्यूब पे बहुत से चैनल ऐसे हैं जो प्ले लॉन्ग खिलाते हैं। आप लोग नीचे कमेंट में कहोगे, और मुझे बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कहा भी है कि सर हम तो गूगल से निकाल लेंगे, और प्ले लॉन्ग से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो साथ साथ यूट्यूब पर खिलाते रहते हैं। देखिए, अगर ऐसा होता तो आप सोचिए ना कि जो यूट्यूब पे खिलाते हैं उनको देख के तो हर कोई वहाँ पहुँच जाए। अगर उन्हें इतना ही ज्ञान हो तो वो खुद भी पहुँच जाएं। मेरे को अभी तक हार्ड एंड फास्ट यूट्यूब पे 1-2 से ज़्यादा चैनल वाले ये वैसे नहीं हैं जो प्ले लॉन्ग खेलने के साथ साथ जो खिलाते हैं वो खुद हॉट सीट तक पहुँच जाएँ। मेरी किसी से पर्सनली वो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक राय दे रहा हूँ कि आपको भी जीके की नॉलेज होना अति आवश्यक है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, फिर आपका भी रैंक जैसे उनका नीचे आएगा वैसे आपका भी आ जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं टाइम बहुत कम होता है। जितना टाइम आप गूगल पे निकालने में लगा देते हो उतने में तो समय समाप्त हो जाता है। या जितने, मैं इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जितनी आपको जीके की नॉलेज होएगी वो क्वेश्चन आप उतनी जल्दी वहाँ से निकाल पाओगे। अगर आपको खुद क्वेश्चन आता है तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कोई चैनल देखने की ज़रूरत है यूट्यूब पे जो प्ले लॉन्ग खिलाते हैं, ना आपको कोई गूगल बाबा करने की ज़रूरत है। गूगल से आप निकालोगे टाइम वेस्ट होगा, आपका 200 पॉइंट का नुकसान होगा। वहीं अगर आपको जीके की नॉलेज अच्छी है तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। आप चॉइस आपकी है
अब जो नेक्स्ट जीके की वीडियो आएगी मैं तब डालूंगा जब आपका इंटरेस्ट खुद का होगा, आप लोग बोलोगे कि सर हाँ वीडियोस डालो। लेकिन माइथोलॉजी के वीडियोस हम कंटिन्यूसली डालते रहेंगे, फिर चाहे आपका इंटरेस्ट हो ना हो। लेकिन जो लोग मेरे साथ, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए मेरे जो जीके और माइथोलॉजी के वीडियो सिर्फ उनके लिए आते रहेंगे। तो प्ले लॉन्ग की बात करने से पहले और नेक्स्ट एडिशन का बात करने से पहले हम 1-2 मिनट में फटाफट से जो मैंने लास्ट वीडियो में रामायण और महाभारत के क्वेश्चन डाले थे वो डिस्कस कर लेते हैं। 1 या 2 मिनट ही लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपके ऊपर एक क्वेश्चन छोड़ा था। वो क्वेश्चन ये था कि अशोक वाटिका का दूसरा नाम क्या है। इसके मैंने आपको ऑप्शंस भी दिए थे अलग अलग। अशोक वाटिका का दूसरा नाम क्या है? देखिए, अशोक वाटिका का दूसरा नाम परमदावन है। अशोक वाटिका का दूसरा नाम, बहुत से लोगों ने सीतावन ऐसे करके भी कमेंट किए, उनका आंसर भी सही है, लेकिन परमदावन भी एक ऐसा नाम है जो अशोक वाटिका का नाम है। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपके ऊपर छोड़ा था रामायण में से, वो है रामायण के प्रथम कांड का नाम बताइए। रामायण के प्रथम कांड का नाम बताइए। इसमें से मैंने आपको ऑप्शन भी बहुत दिए थे। बाल कांड इसका आंसर है दोस्तों, बाल कांड। आपको ऑप्शन देख के अंदाजा होना चाहिए। बाल यानी छोटे छोटे जब श्री रामचंद्र जी के जन्म का समय और उनका बाल्यावस्था का समय दिखाया था, वही पहला कांड है रामायण में। आपको इसका आंसर ऑप्शन से भी हो जाना चाहिए था इसका अंदाजा, लेकिन फिर भी इसका आंसर था जो है वो बाल कांड था। अब महाभारत में से जो मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाले थे, वो था नंबर 1 क्वेश्चन था भीष्म पितामह के बाल्यावस्था का नाम क्या था। भीष्म पितामह के बाल्यावस्था का नाम क्या था? वो था देवव्रत। क्या नाम था जी? देवव्रत। दूसरा है वृकोदर किस वीर का नाम था? वृकोदर किस वीर का नाम था? इसका आंसर था जी भीमसेन। इसका आंसर था भीमसेन। जो माइथोलॉजी का नेक्स्ट वीडियोस आएगा वो आप कल आ जाएगा आप लोगों के लिए, और जो भी अपडेट होगा साथ में वो भी हम शेयर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपको नीचे पहले वीडियो नहीं देखे हैं जिन लोगों ने, वो 10-10, 15-15 मिनट के हम वीडियो डालते जा, लंबे भी नहीं होते, वो देख लीजिए। मैं यही अनुरोध करता हूँ ताकि उन्हें मौका मिले। मैं नहीं चाहता वो अच्छी अमाउंट ना जीत के आएँ, वो बहुत अच्छी अमाउंट जीत के आए। यही मेरी भगवान से, गुरुओं से, अल्लाह से, सब गॉड से, सब की यही दुआ है मेरी कि सब लोग अच्छी अमाउंट जीत के आएँ। अब हम दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ऑडिशन की कि सर नेक्स्ट ऑडिशन कॉल जो भोपाल और लखनऊ के अनाउंस हुए हैं वो नहीं हो रहे हैं। केबीसी ने अब तो टर्म्स एंड कंडीशन भी अपडेट कर दी हैं। मैं पहले उन लोगों को बता दूं कि जिन लोगों को नहीं पता है, केबीसी ने थोड़े दिन पहले टर्म्स एंड कंडीशन अपडेट किए थे कि 11,000 से अब 18,000 ग्राउंड ऑडिशन कंडक्ट किए जाएंगे। लेकिन फिर भी अभी तक ना तो कोई कॉल आया है ग्राउंड ऑडिशन का, ना तो लखनऊ के लिए, ना भोपाल के लिए। जो भी उन्होंने सिटीज़ बताए थे, किसी के लिए अभी कॉल नहीं आया है। तो देखिए, जैसा कि केबीसी ने कॉलिंग नंबर ऑफ़ कॉलर्स बढ़ा दी थे कि इतने ज़्यादा लोगों को कॉल किया जाएगा, हम अभी भी यही उम्मीद करके चलते हैं कि केबीसी की कॉलिंग अभी पेंडिंग है। कॉलिंग ज़रूर होगी, लेकिन कब होगी और किस स्थान के लिए होगी, स्थान तो उन्होंने अभी बता रखे थे, लखनऊ और भोपाल के लिए। मैं आशा करता हूँ नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड जो है कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन इसकी अभी कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है। तो मैं आप लोगों को गलत चीज़ बता के गुमराह नहीं करने वाला, लेकिन जो मेरे को लग रहा है अपने एक्सपीरियंस से, और नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड जो है आपकी जो है कॉलिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि फिर जुलाई से, तो अगर अगस्त में केबीसी का शूट स्टार्ट होता है तो जून एंड और जुलाई में से तो केबीसी की कॉलिंग भी स्टार्ट हो ही जाएगी। इससे क्या होगा, अभी थोड़े ही दिन बचते हैं, जिस वजह से मुझे लग रहा है केबीसी की कॉलिंग जो बची हुई है ग्राउंड ऑडिशन की, चाहे तो फिर वो ओपन ऑडिशन के रूप में हो, चाहे फिर वो किसी और सेंटर कहीं पे भी हो, वो आप तक जो जानकारी वो हम लेके आएंगे। लेकिन अगले हफ्ते से पूरी उम्मीद है कि वो कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे प्ले लॉन्ग से हॉट सीट तक का सफ़र। आप लोगों को मैंने पहले, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो पता होगा कि मेरा सिलेक्शन दोनों में से हुआ था, दोनों तरफ से हो गया था। लेकिन प्ले लॉन्ग से मेरा सिलेक्शन पहले हुआ था, जिस वजह से मैं प्ले लॉन्ग के थ्रू केबीसी तक गया। प्ले लॉन्ग के बाद मैंने पहले फास्टेस्ट फिंगर क्लियर किया, जल्दी 5 खेला, फिर बच्चन साहब के सामने बैठ के आदर अदाब अभिनंदन हमारे बर्ड साहब में साक्षात सदी के महानायक के सामने बैठ के मैंने ये वर्ड सुने। ये ड्रीम से कम तो नहीं था। ये ड्रीम मैंने कैसे जिया, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, वो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, ये वीडियो हो सकता है 2-4 मिनट लंबा हो जाए, 15-16 मिनट में हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो क्या था पूरी कहानी, ये मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। जिसको इंटरेस्ट है कृपया वही देखें। जो लोगों को लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है वो प्लीज़ दूर रहें। कृपया गलत कमेंट करके डीमोटिवेट मत कीजिएगा।
तो बात ऐसी थी कि पहले मेरा केबीसी में ऐसा इंटरेस्ट तो नहीं था, मैं केबीसी देखता ज़रूर था, सोचता था कि वहाँ लोग कैसे जाते होंगे, क्या करते होंगे, पर ऐसा कभी सोचा नहीं था कि हम भी वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि पहले प्रोसीजर ही नहीं पता था कि केबीसी में कैसे जाया जाता है। फिर मेरे फादर साहब थे जो वो केबीसी के बहुत शौकीन रखते थे, जैसे मैं अब तो उनकी एज काफ़ी हो चुकी है, लेकिन वो पहले बहुत शौकीन थे। अब मैंने उनको कहा कि आप भी वहाँ जा सकते हो, लेकिन उन्हें लगता है कि अभी उनकी एज हो सकती है, वो फास्ट फिंगर फर्स्ट वगैरह नहीं खेल पाएंगे अगर उनका होता है। तो मेरे को ये था कि वो तो नहीं जा पाए, तो मुझे उनका सपना पूरा करने के लिए जाना चाहिए और मुझे भी अपने आप को साबित करना चाहिए। फिर लास्ट ईयर से मैंने प्ले अलॉन्ग खेलना चालू कर दिया। तब मैं प्ले अलॉन्ग खेलता था, लेकिन इतना सीरियस से नहीं खेलता था, कभी खेल लिया, कभी मिस कर दिया, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगा कि भाई साहब मुझे रेगुलरिटी खेलना चाहिए, अगर रेगुलर नहीं खेलता तो उस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो सीज़न ऐसे ही चला गया। फिर लास्ट ईयर जिस सीज़न मेरा सिलेक्शन हुआ, तब मैंने केबीसी ने फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स ही जो था रजिस्टर करना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने रजिस्टर किया, फिर इंटरव्यू वगैरह के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मुझे लगा कि हाँ भाई ये प्रोसेस जेन्युइन है, ये लोग इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाते हैं। अगर मैं एलिजिबल या उन्हें लगेगा कि मैं डिज़र्विंग कैंडिडेट हूँ तो मुझे बुला लिया जाएगा। फिर जो मेरा प्ले अलॉन्ग का खेलने का सपना था या फिर मेरा सोचने का तरीका था कि मुझे प्ले अलॉन्ग खेलना है, मैं पहले मिस कर देता था, वो और भी दृढ़ निश्चय बन गया कि मुझे आज से ही खेलना है, मुझे कोई एपिसोड मिस नहीं करना है। फिर जब धीरे धीरे मैंने इसका प्रोसेस पढ़ा, मेरी दिलचस्पी और बढ़ती गई, क्योंकि एक इंटरव्यू तो मैंने ऑलरेडी दे ही दिया था, पर उसका ये था कि कॉल आए ना आए कोई पता नहीं था। फिर मैंने प्ले अलॉन्ग खेलना चालू कर दिया। हम तीनों लोग प्ले अलॉन्ग खेलते थे, मैं भी, मेरे सिस्टर भी और मेरे फादर साहब भी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग तीनों खेलते तो, लेकिन आपस में बिल्कुल डिस्कस नहीं करते थे। मतलब कि आप यकीन मानो, हम इतने कंसंट्रेशन के साथ खेलते थे कि हमें ये लगता था कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। अगर मुझे लगता था कि मुझे 200 पॉइंट भी मिस हो गया तो मुझे ये लगता था मेरा कुछ छीन गया है आज। लेकिन जब हम आगे बढ़े, 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, हर महीने चैलेंजर वीक तो आता ही था। मुझे पहले 4 महीनों तक कोई भी कॉल नहीं आया, कभी भी मेरा जो था उन्होंने मेरे को पीआई के लिए अप्रोच नहीं किया। एक इंटरव्यू तो दी थी उधर से, तो उसका इंतज़ार बढ़ रहा था, टाइम बीता जा रहा था कि मुझे वहाँ से कॉल आ जाए। फिर कहते हैं कि जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के ही देता है। फिर मेरे को लास्ट जो था दिसंबर वाला वीक था, उसमें मेरे को प्ले अलॉन्ग का पीआई के लिए कॉल आ गया। जब इसका पीआई के लिए कॉल आ गया तो लगभग उस टाइम मेरा रैंक था दोस्तों 4000। अब आप लोग कह रहे होंगे कि 4000 पे कैसे कॉल आ गया। देखिए, ये मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो में बताया है कि इन्होंने एपिसोड नंबर बांटे होते हैं, जैसे 1 से 15 बांट लिया, फिर 15 से 30, 30 से 45, ऐसे ऐसे करके हर महीने के ये एपिसोड अलग अलग तरीके से बांट देते हैं। एपिसोड बांटने का क्या मतलब है, जो फर्ज कीजिए आप 1 से 15 एपिसोड इन्होंने बांट दिए कि जो 1 से 15 में टॉप करेगा उसे दूसरे महीने के प्ले अलॉन्ग में बुलाया जाएगा। तो जो 1 से 15 में टॉप करेगा, उन्हें जो टॉपर होते थे उन्हें रैंडमली ये पीआई के लिए कॉल करते हैं। ऐसे ही मैंने 5वां मंथ था उसमें मैंने काफ़ी अच्छा खेला क्या खेला ही था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया मैं कोई क्वेश्चन नहीं मिस करता था। ब्रेक में भी क्वेश्चन पूछे थे, बोनस क्वेश्चन, सेंसोडाइन वाले क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आते थे मैं एक भी क्वेश्चन नहीं मिस करता था। पूरी डेडिकेशन के साथ मैं सामने बैठता था। फिर वैसे ही क्वेश्चनों का आंसर जब हम देते जाते थे, फिर एक दिन ऐसा आया जब मुझे नवंबर में केबीसी की तरफ से कॉल आ गया कि आपका ऐसे ऐसे करके पीआई है। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे 2 नंबर हैं, मैं दोनों नंबरों से खेलता था। मुझे सेम डे दोनों नंबरों पे कॉल आ गया पीआई के लिए। हालांकि सेम डे आया था, सेम टाइम पे आया था, तो क्या था, दोनों में तो मैं एलिजिबल नहीं था इंटरव्यू देने के लिए, तो मैंने एक ही इंटरव्यू चूज़ किया, ताकि मेरे को ये भी वहम था कि मैंने पहले एक इंटरव्यू दिया हुआ है, अब ये ना हो कहीं मैं यहाँ इंटरव्यू दे दूँ और मैं रिजेक्ट हो जाऊँ। मैंने सिर्फ एक ही बार इंटरव्यू दिया। जब मैंने इंटरव्यू दिया तब मुझे क्या था, उनका मेल आ गया। मेल में उन्होंने मेरे को फॉर्म भेज दिया, जो मैंने आप लोगों को बताया कि फॉर्म किस प्रकार से भरना है। मैंने वो फॉर्म भरा। एक रात पहले उन्होंने मेरे को उन्होंने टाइम दिया था, उन्होंने वापस मंगवा लिया। फिर नेक्स्ट डे 9 बजे मेरा इंटरव्यू था। मैंने जो उन्होंने लिंक भेजा था वो लॉगिन करके इंटरव्यू देने के लिए बैठ गया। अब इंटरव्यू में क्या था, पहले तो उन्होंने मेरे से नॉर्मल बातचीत की, जैसे हम फ्रेंड्स बातचीत करते हैं, नॉर्मल बातचीत की।
नॉर्मल बातचीत करने के बाद उन्होंने मेरे से जीके के 20 प्रश्न पूछे। जैसा आप लोगों का जीके टेस्ट रिटन हुआ था, उन्होंने मेरे से 20 प्रश्न पूछे ओरली। उन्होंने मेरे को बाकायदा ऑप्शन भी दिए। अब उन क्वेश्चन का लेवल भी मॉडरेट था, ना तो बहुत इजी थे ना बहुत टफ थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूं क्या क्या पूछे गए थे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, एक वीडियो हम उस पर भी लेके आएंगे। अब उन्होंने जब मेरे से 20 क्वेश्चन पूछे दोस्तों, तो कुछ के सवाल ऐसे थे जो मेरे को आते नहीं थे, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन करके मैंने उनका जवाब बड़े आराम से दे दिया। लेकिन फिर भी 2 तो 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोगों ने कहा कि आप इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप ब्लाइंड गैस कर सकते हो। तो मैंने ब्लाइंड गैस करने की बजाय इंटेलिजेंस गैस किया, जो मुझे ऑप्शन लगे कि नहीं है उनको मैंने एलिमिनेट कर दिया और बाकी का आंसर दे दिया। अब जब मैंने आंसर दे दिया, फिर उन्होंने मेरे को जो मेरे फॉर्म में जो कुछ लिखा था वो डिस्कस किया, जैसा आप लोगों के साथ पीआई में हुआ। वो डिस्कस करने के बाद उन्होंने मेरे को जैसा आप लोगों को बोला कि आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका है जी, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो नेक्स्ट इतने दिनों में आपको कॉल आ जाएगा। फिर से उत्सुकता बढ़ी, दिन फिर से बीते जा रहे थे। दिन बीतने के साथ साथ एक तो जो पहले इंटरव्यू दिया था उसके दिन तो अभी बीत ही रहे थे, साथ में एक और इंटरव्यू के दिन बीतने शुरू हो गए। तो मन में ये ख्याल आता था कि क्या हम डिज़र्विंग नहीं है, क्या हमने फॉर्म अच्छा नहीं भरा, क्या हमने इंटरव्यू अच्छा नहीं दिया, क्या है क्या, कुछ नहीं पता था। लेकिन फिर एक हफ़्ते बाद, सही एक हफ़्ते बाद, संडे का दिन था, मेरे को कॉल आ गया कि आपका केबीसी में सिलेक्शन हो गया है। तब उस दिन मेरे एक दोस्त की हल्दी पे मैं आउट ऑफ टाउन था, रास्ते में था, नेटवर्क भी 2-3 बार वीक हुआ, लेकिन मैंने गाड़ी रुका करके पहले बात की। उधर तो मेरे दोस्त के हल्दी के ढोल बाजे बज रहे थे, इधर मेरे खुद के ढोल बाजे चालू हो गए दिमाग में बजने कि भाई आज तो उसकी हल्दी नहीं, जश्न तो असली मेरा होना चाहिए, क्योंकि मेरे को केबीसी की तरफ से कॉल आ गया है। जब केबीसी से मेरे को कॉल आया, फिर तो कॉल का सिलसिला लगातार चालू हो जाता है। फिर उनके वहाँ पे मेंबर होते हैं जो एक आपसे लगातार बातचीत करते रहते हैं कि आपने फॉर्म में ये लिखा, क्यों लिखा। फिर आपसे पूरी डिटेल डिस्कशंस होती हैं कि आपको स्क्रीन पे ये कैसे बताना है, बच्चन साहब आपसे ये पूछते हैं तो आप क्या कहोगे। थोड़ा आपको वो गाइडेंस देते हैं, क्योंकि इतनी सदी के बड़े इतने महानायक हैं, वो नहीं चाहते कि आपका जो लहजा है, वो लहजा एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि उनको भी अच्छा लगे, उनकी रिस्पेक्ट भी बनी रहे। साथ ही साथ आप पूरे देश को रिप्रेजेंट, मतलब पूरे देश को दिखाओगे स्क्रीन पे, पूरे देश पे दिखोगे, तो आपका लहजा ऐसा भी ना हो कि चैनल की या शो की मर्यादा को ठेस पहुंचे। ये बातें वो थोड़ा बहुत समझाते हैं, सिखाते हैं। फिर कपड़ों वाली जो कॉस्ट्यूम टीम होती है, उनका अलग से कॉल आता है, आप ये पहन के आइएगा, इतने ये रंग के कपड़े। कहने का मतलब फुल ऑन सेलिब्रिटी फील शुरू हो जाती है। क्रिएटिव टीम अलग फ़ोन करती है आपको, आपकी कॉस्ट्यूम टीम केबीसी की अलग फ़ोन करती है, ट्रैवलिंग टीम अलग फ़ोन करती है। ट्रैवलिंग टीम से आपसे पूछते हैं आपको कौन सा स्टेशन या तो आपको एयरपोर्ट नियर रहेगा जिससे आप मुंबई ट्रैवल कर पाओ। आपको आपकी कंपनी की टिकट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको भेज देते हैं वो लोग। फिर वहाँ से भी उनकी गाड़ियाँ तैयार होती हैं, एयरपोर्ट पे जैसे ही पहुँचोगे उनकी गाड़ी आपको बिठा के होटल तक ले जाती है। होटल में भी बड़ा अच्छा खाना, अगर आप नॉन वेज खाना चाहते हो, वेज खाना चाहते हो, बड़े अच्छे तरीके से आपको खाना खिलाया जाता है। तीनों टाइम अलग अलग प्रकार की आइटम्स होती हैं। फिर वहीं से आपको, अब यकीन मानो जितने दिन आप वहाँ से रहोगे, सिलेक्शन से लेके फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक आपको एकदम सेलिब्रिटी वाली फील वो लोग देना चालू कर देते हैं। फिर आप जब, अगर आप हॉट सीट तक जाके आ जाते हो, फिर आपको वो तो सेलिब्रिटी वाली फील बंद हो जाएगी, लेकिन एक नई सेलिब्रिटी वाली फील चालू हो जाएगी कि लोग भी जो है आपको, जब आप वापस आओगे, सेलिब्रिटी वाली फील देना चालू कर देंगे। फिर आपको, जैसे मैंने बताया, ट्रैवलिंग टीम, कॉस्ट्यूम टीम, ऐसे बहुत सारी टीम्स होती हैं केबीसी में जो आपको कॉल करते रहते हैं। जब आप वहाँ जाओगे, ऐसा नहीं है कि आपको सीधा कह दिया जाएगा कि बच्चन साहब आ रहे हैं जी खेलो। वहाँ पे आपको बाकायदा फुल रिहर्सल होती है हर एक चीज़ की। आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलना है, उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जल्दी 5 खेलेंगे, आपको उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। फिर आपको ऐसे हॉट सीट की प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं। हॉट सीट की प्रैक्टिस आपको तभी एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि जब अगर कोई मेरे सामने बोलेगा तो बड़े आराम से बोल देगा। अगर यही मेरी जगह बच्चन साहब बैठ जाएं तो सामने वाले की धज्जियाँ या सामने वाले का भी मनोबल जो है वो इतना वो हो जाता है कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि बच्चन साहब हैं, उनका ऑरा ही इतना बढ़िया है। जब आप बैठोगे, एक्सपीरियंस तभी कर पाओगे। उसके लिए लेकिन आपको पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई किस चीज़ की? जीके की, माइथोलॉजी की और बहुत सारी चीज़ों की ऐसी चीज़ें हैं। पर लोग, मुझे देख रहा हूँ, पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। उनको ये है कि हॉट सीट तक पहुँच जाएँ। भाई साहब, हॉट सीट तक तभी पहुँचोगे जब आपको असल में नॉलेज होगी, और फ़ायदा भी तभी है। अगर आप पहुँच जाओ, आपको नॉलेज ना हो, अच्छी अमाउंट ना जीत के हो, तो मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं रहेगा।
बाकी मर्जी आप लोगों की है, मैंने आपको प्ले अलोंग का मोटा मोटा प्रोसेस बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप डिटेल्ड प्रोसेस और जानना चाहते हैं प्ले अलोंग का पूरे अच्छे से फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि मैं फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स कैसे खेला, पूरा डिटेल्ड जो 20 से 25 मिनट का वीडियो बनेगा, हो सकता है हम लाइव सेशन कर लें, जैसा आपको होगे वैसा आपका हम कर लेंगे। तो यही था आज के वीडियो में। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, जय भारत, जय हिंद।